स्टार्ट करें। 3 क्वेश्चंस से लेते हैं। It is not difficult to understand. It is not difficult to understand why he endeavored. Endeavored का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना। Endeavored so hard to hide the traces of the crime which he committed. A, B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर तो डी है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं। सेकंड, by May next year I have been working in this college for 20 years। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसको अंडरलाइन नहीं किया था, इसको अंडरलाइन ये नहीं किया हुआ था, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है ये, इसमें अंडरलाइन नहीं किया था। क्या किया था, एक बार 2017 के बाद का क्वेश्चन है ये, 2018 गैप का क्वेश्चन है ये, तो उसमें क्या करता था कि ये सेंटेंस दे दिया, मैंने एक दो बार पूछा भी है, और इसमें क्या कर दिया कि किसी पार्ट को ए कर दिया, किसी को बी कर दिया, अलग से फिर नीचे लिखता था। इसको लिख दिया ए, इन दिस इवनिंग 4:20 इसको ए कर दिया, नो एरर कर दिया बी, इस पार्ट को लिख दिया, यही पार्ट को 4 पार्ट को ऊपर नीचे करके फिर लिखता था, ऐसा करता था। बात वही होती थी, बस सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करता था, इसी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके ए कर देता था। ए में कुछ ये लिख दिया बाय नेक्स्ट ईयर ए, बी कर दिया नो एरर, सी में लिख दिया इन दिस कॉलेज 20 इयर्स, डी में लिख दिया आई हैव बीन वर्किंग, ऐसे करता था। ऐसे भी किया है, अभी भी कभी ऐसे कर लेता है क्वेश्चन। थर्ड, Shushan said that Susan said that she shall try to attempt she shall try to attempt the task
to the best of her ability. कोई गलती नहीं तो नो एरर. A B C. अब कोई गलती नहीं तो नो एरर. It is not difficult to understand why endeavored. ENDEAVOUR. endeavored का मतलब था खूब प्रयास करना, जम के प्रयास करना, बहुत मेहनत करना, खूब मेहनत करना. endeavored so hard to hide the traces. TRACES. traces का मतलब क्या होता है? चिन्ह. traces. 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 चिन्ह of the crime which he committed. जो crime उसने किया था. By May next year, अगले साल में तक, I have been working in this college for 20 years. सुशांत said that, see, सुशांत नहीं है, सुसान है, ये सुसान भी कह सकते हैं, तो इंग्लिश जैसा नेम है. said that she shall try to attempt the task to the best of her ability. To the best of one's ability का मतलब है अपनी क्षमता का पूरे अपने क्षमता के हिसाब से पूरे अपना पूरा दम खम लगा देना. कभी कभी आपको जब मैं नहीं बोलता हूँगा, मैंने कल गौर किया था, पिछली क्लास में गौर किया था, तो कुछ आवाज सुनाई देती होगी. वो आवाज कुछ अगल बगल की नहीं है, वो मेरी ही आवाज है, मेरी सांस की आवाज है. ठीक है. अब वो इतनी तेज सांस की आवाज कैसे आती है? तो माइक है, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है, सांस को क्या करता है, ज्यादा कवर कर लेता है. और इतनी तेज इसलिए आती है कि इतनी तेज ही सांस में छोड़ता हूँ. मतलब जब मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरी सांस जो है बहुत आराम से काफी देर तक निकलती है. तो इसकी वजह से तो मैं नॉर्मल सांस नहीं लेता. नॉर्मल सांस करने का मतलब ये नहीं मैं एबनॉर्मल हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सांस मैं थोड़ी देर तक छोड़ता हूँ जब मैं कुछ नहीं बोलता तब. शुरू करें कार्रवाई. तो इसमें गलती क्या है? गलती इसमें सी पार्ट में. सी पार्ट में क्या है? देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट. ये मुश्किल काम नहीं है समझना. इंटीग्रेटेड में ठीक है. वाई इंडेवर्ड सो हार्ड. कितनी मेहनत उसने क्यों किया? टू हाइड द ट्रेसेस. छुपाना था. क्या छुपाना था? चिन्ह, ट्रेस छुपाना था. ऑफ द क्राइम. यानी ये क्राइम तो उसने पहले कर रखा था ना, बहुत पहले कर रखा होगा, यानी क्राइम कर रखा, उसके चिन्ह को छुपाने की कोशिश कर रहा था. तो इसको तो हेड में होना चाहिए था ना, वाई या
विच ही हैड कमिटेड, की जो अपराध उसने कर रखा था, यानी अपराध पहले से हो रखा था, उसके उसके चिन्हों को छुपाने की कोशिश कर रहा था वो, कि उसका ट्रेस पता ना चल जाए। तो विच ही हैड कमिटेड, ये काम बहुत पहले हो रखा था, पास्ट ऑफ द पास्ट है, तो विच ही हैड कमिटेड होना चाहिए था। बाय नेक्स्ट ईयर, जब फ्यूचर के टाइम रेफरेंस ले रहे हैं, तो आई हैव बीन वर्किंग की आई शैल हैव बीन वर्किंग, क्या होना चाहिए? आई शैल हैव बीन वर्किंग होना चाहिए। आई शैल हैव बीन वर्किंग, कि मैं काम करता रहूंगा, या मेरा काम हो जाएगा, शैल बी वर्किंग दिस कॉलेज फॉर 20 इयर्स, कि अगले साल मई तक तो मुझे इस कॉलेज में 20 साल पूरे हो चुके होंगे, या 20 साल हो जाएंगे। तो या तो होगा आई शैल हैव बीन वर्किंग, या होगा आई शैल हैव वर्कड, दोनों होगा। आई शैल हैव वर्कड भी हो सकता है कि मेरे तो 20 साल पूरे हो जाएंगे, या 20 साल तक मैं हमारा होता रहेगा। तो शैल हैव बीन वर्किंग या शैल हैव वर्कड। सो सान सेड, सीक्वेंस ऑफ टेंस की वजह से सेड है, तो फिर यह शैल कैसे होगा? सेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट और सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से रहती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शी, शुड, या फिर सी क्या होना चाहिए था? वुड। चूंकि शैल है, सी के साथ सेल लिखा, इसलिए शुड ही ज्यादा बेहतर। अगर मान लो सी विल होता, सी विल होता तो हम वुड लिखते हैं, लेकिन सी के साथ सेल लिख रखा है, तो ये बता रखा है कि भाई जब हम चेंज करते हैं कि आई वी के साथ हम सेल लिख रहे हैं, उसके साथ अगर विल लिखेंगे तो बात बदल जाती है। यू के साथ विल लिखना चाहिए, उसके साथ हम सेल लिख देंगे तो बात बदल जाएगी। तो ये तो बात हो चुकी है, तो ये ध्यान रखना कि सी के साथ सेल लिखा तो सेल लिखा तो हमको शुड ही लिखना। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सेल की जगह विल लिख कर आ जाते हैं, लेकिन वो बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? ए पार्ट में गलती करके आएगा, ए पार्ट में गलती करके आया, क्या सोच के आया उससे तो कोई मतलब नहीं, उसको तो कंप्यूटर को देखना चाहिए सेल के बाद यहाँ पे शुड होना चाहिए था। तो चाहे आप विल करके सोच लिया कि आपने कुड करके सोच लिया, उसको तो मतलब नहीं, कंप्यूटर को मार्क्स देना है। क्लियर? अब आज हम लोग फिर एक बहुत शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा का हुआ टॉपिक। तो अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रही है, ग्रामर का बहुत छोटा टॉपिक है, और टेंस पढ़ने के बाद इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तभी बात क्लियर होती है। इसका नाम ग्रामर के बुक में जनरली होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। और कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन ना आया, कोई एग्जाम ही नहीं है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते, जबकि ये बहुत छोटा टॉपिक है बहुत, लेकिन क्वेश्चन पूछने में खूब। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो पता नहीं क्या लगा हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इसको पढ़ना समझना क्या है, बहुत जरूरी है। और जबकि होता ही है बहुत आसान है, इसमें होता कुछ नहीं। हाँ, कुछ जगह मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो अलग बात है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे। पहले समझ, इसका नाम क्या है, इस टॉपिक को क्या कहते हैं? कंडीशनल्स कहते हैं। बुक में कंडीशनल्स लिखा रहता है, या लिखा रहता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये दो में से एक चीज लिखा होगा ग्रामर के बुक में, या तो कंडीशनल सेंटेंसेस लिखा रहता है या कंडीशनल्स लिखा रहता है, कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये है क्या, जरा उसे समझना है। कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या, जरा उसे समझना है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है बेसिकली, जनरली, कि कई लोगों को दिमाग में रहता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब इस कंडीशन से उस कंडीशन, ऐसा जैसा भी समझिए। बेसिकली पहले समझिए, कंडीशनल सेंटेंस कहने का सेंस होता है कि जिस चीज के होने की संभावना थोड़ी सी कम है तो कंडीशनल में रखा जाता है। कंडीशनल कहने का मतलब जो बात हम करने जा रहे हैं उस बात के पूरे होने पे संदेह है, वो अनरियल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वैसा होगा ये जरूरी नहीं है। कंडीशनल का मतलब नहीं कि ये होगा तभी वो होगा, ये अलग चीज होती है। यहाँ गलतफहमी, जैसे हम कहते हैं अगर पानी को हम उबालेंगे तो पानी को गर्म करेंगे तो उबल जाएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये फैक्ट है। हिंदी में ऐसे कहते हैं, अगर पानी को उबालेगा तो गर्म हो जाएगा, अगर सूरज निकलेगा तो चारों तरफ उजाला फैल जाएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये फैक्ट है। कंडीशनल सेंटेंस कैसा होता है, जरा इसको समझो। कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं पंख होते तो उड़ आती रही। इसका मतलब पंख होने की संभावना जो है वो काल्पनिक है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, पंख नहीं होगा, अनरियल है। या कोई कहता है, गाना गाता है, सुना होगा आपने गाने वाने में कि
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसा कोई गाना गाता है। तो इसका मतलब अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, इसका मतलब उसके मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है। ये समझना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग नहीं समझते या इसमें भूल हो जाती है कई बार। ये आपको तो दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और मैं अगर हम हो जाते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम और मैं हम नहीं हो पाए, इसलिए दर्द दिल का कम भी नहीं हो पाया। तो कंडीशनल सेंटेंस ये होता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है कि जो चीज आप कह रहे हैं उसके होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर। इमेजिन कर रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कल्पना है, ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि एक चीज होता है दूसरा चीज होगा ही होगा। तो वो जब इस तरह का कुछ फैक्ट है, कुछ बात है, तो वो नॉर्मल तरह से बोला जाता है। हालांकि उसमें उसमें भी इफ ही लगता है, कनेक्टर तो सारे वही आते हैं। तो ये समझ कर रखना है। दूसरी बात कि कंडीशंस जो आप बताना चाह रहे हैं, कंडीशन का टेंस फिक्स हो सकता है, लेकिन कंडीशन के बाद की बातों का टेंस फिक्स नहीं होता है। जरा इसको ठीक से समझना है कि पहले तो जो मेन मुद्दा ये समझ में आया, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो नॉर्मल सेंटेंस से डिफरेंट होता है। कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब डिफरेंट कहने का सेंस है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये सोच के बनाया जाता है, या कंडीशनल सेंटेंस हम तब बोलने की कोशिश करते हैं जिस चीज के होने की संभावना थोड़ी सी कम है। ये है मतलब इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, रियलिटी वो नहीं है। ठीक है, रियलिटी नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो वो उबलेगा ही, ये कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये लॉजिकल फैक्ट है। ठीक है। तो इसको लोग कंडीशन अलग अलग बांटते हैं। सबसे पहला कंडीशन बांटते हैं कंडीशन वन। 3 कंडीशन लोग रखते हैं और कभी कभी सेंटेंस में कंडीशन मिक्स भी कर लेते हैं। तो कंडीशन सबसे पहला ऐसा रखता है रियल। रियल कहने का मतलब याद, जिसके पूरे होने की है काल्पनिक लेकिन पूरे होने की संभावना है काल्पनिक लेकिन थोड़ा सा पूरे होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए उसको हम रियल कहते हैं कि उस घटना के घटने की संभावना है। तो पानी को उबालने पर, पानी को गर्म करने पर पानी उबल जाए, ये संभावना नहीं है, होगा ही। ये होगा ही। पानी को उबालेंगे तो, पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा ही। ठीक है। तो यहां संभावनाओं की बात होती है। तो ऐसी संभावना जो रियल है, जिसके पूरे होने के चांसेस है, उम्मीद है, तो उस तरह के रियल या प्रैक्टिकल कंडीशन को, रियल या प्रैक्टिकल कंडीशन को हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई स्ट्रक्चर थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई स्ट्रक्चर, उसमें से कोई स्ट्रक्चर, यानी कि V1 V5 ही होगा, हैव एज हो सकता है, एम इज आर प्लस टू प्लस बी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी स्ट्रक्चर बताए गए थे उसमें से कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। टेंस में बता रखे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5-6 स्ट्रक्चर। और फिर इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट या आउटकम है, इसका जो परिणाम है, रिजल्ट या आउटकम है, इसका जो परिणाम है, उसको नॉर्मली बुक में रखा जाता है कि उसको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये इसकी बात समझना कि फ्यूचर इंडेफिनिट ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है। मेन मुद्दा इसका, ये फिक्स है, कंडीशन फिक्स है। ये कंडीशन अगर रियल है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, लेकिन जो उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होगा। लिखा हर ग्रामर के बुक में यही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर अच्छे ग्रामर के बुक में पढ़ेंगे तो वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि रूल यही है लेकिन यही होगा, ये वेरिएशंस भी पॉसिबल है। इसमें लिखा रहता है, अच्छे अच्छे ग्रामर के बुक में साफ साफ लिखा रहता है कि वेरिएशंस भी पॉसिबल है। वेरिएशंस पॉसिबल का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ मे हो जाए, हो सकता है यहाँ कैन हो जाए, हो सकता है यहाँ शुड हो जाए, कुछ भी वेरिएशंस पॉसिबल है, वेरिएशन पॉसिबल है, ये समझना होगा। यानी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा, ये जरूरी नहीं। इस बात को दिमाग, फ्यूचर इंडेफिनिट तो होता ही होता है। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, या एग्जाम में ऐसे फंसाता है क्वेश्चन कि मान लो यहाँ इधर कंडीशन ठीक कर देगा और इधर विल नहीं करेगा, इधर इसमें से कुछ कर देता है, मे कर देता है, कैन कर देता है, शुड कर देता है। तो जहां हमको नो एरर करके आना चाहिए
वो हम लोग इस पार्ट में गलती कर देते हैं। तो वेरिएशंस अलाउड है, विल ही होगा, ये ग्रामर कहीं नहीं कर। जिस भी ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, जो भी ग्रामर आपको पढ़ना, चाहे माइकल स्वैन को पढ़ना है, चाहे आरपी सिन्हा को पढ़ना है, किसी को पढ़िएगा, एसपी बख्शी वगैरह को भी पढ़िएगा, तो उन सब में लिखा है कि भाई वेरिएशंस पॉसिबल है। और नहीं लिखा तो फिर ये उसकी सीरियस मिस्टेक है। वेरिएशंस पॉसिबल होता है, तो वेरिएशंस को पकड़ना। वेरिएशन का मतलब क्या, अंतर, चेंज। ये जरूरी कि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। अब जरा इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा, इफ यू विल सी हिम इनवाइट हिम। हिंदी कहना चाहता है कि अगर तुम उससे मिलना तो उसे बुला लेना। अगर तुम उससे मिलना, हिंदी में, हिंदी भी लिख लीजिएगा, हिंदी भी लिखना जरूरी। अगर तुम उससे मिलना तो उसे बुला लेना। अगर वह तुम्हें, हिंदी में कोई ऐसे, अगर वह तुम्हें मिल जाए तो उसे बुला लेना। अगर वह तुम्हें मिले तो उसे बुला लेना। हिंदी में ये सब बोलने का दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो मिल ही जाएगा, ऐसी संभावना नहीं। इस बात को पहले समझना है कि हमें एक कंडीशन बना रहे, इसका मतलब वो मिल ही जाएगा, इसकी संभावना है, लेकिन पूरी संभावना को मिल ही जाएगा। हम अगर कहते हैं अगर उससे मिलना, अगर उससे मिलो, अगर वह मिल जाए तो उससे हम बुला लें, तो पहले ये कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये समझिए कि उसके मिलने की संभावना पूरी की पूरी नहीं है। वो मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है। इस बात को लोग नहीं समझते। ये कंडीशन है कि अगर मिल जाएगा तो बुला लेगा। इसमें सबसे पहले जैसे कंडीशनल सेंटेंस हम कह रहे हैं, इफ यू विल सी हिम इनवाइट हिम, कि अगर वह तुम्हें मिले, उससे तुम मिल जाओ, अगर वह तुम्हें मिलेगा। तब एरर में क्या करता है, ये जो मैंने कर रखा है यही करेगा एरर में, कि ये जो कंडीशन लगा रहे हैं हम, इसको फिर विल में नहीं होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए था, इफ यू मीट, ये विल यहां से हट जाएगा। ऐसे एग्जाम में करेगा। और हिंदी मीनिंग भी लिखना आपको जरूरी है। हिंदी मीनिंग क्या लिखना है कि अगर वह, इफ यू विल सी, अगर तुम उससे मिलो तो उसे बुला लो। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो उसे बुला लेना। और मेन मुद्दा समझने का क्या है कि वो मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। मेन मुद्दा ये समझने का कि वो मिल ही जाएगा, ये जरूरी। अगर मिल जाए तो बुलाना ही है। मिलेगा ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। मिलेगा ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। यही कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसको कई तरह से बुलाया जाता है, बनाया जाता है कई तरह से। जैसे हमने लिखा, आई विल गो इफ ही विल कम। और कंडीशनल को हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरत तो शुरू में ही रखें। और जहां से एक कनेक्टर होता है वहां से कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है, ये ध्यान रखना। जहां से कनेक्टर होगा, इफ होगा या कोई भी कनेक्टर हो, जरूरी नहीं कि इफ ही होता है, दूसरा कनेक्टर भी हो सकता है। तो जो कनेक्टर जहां से होता है वहां से कंडीशन शुरू होता है। जहां कनेक्टर है कंडीशन वही है, ध्यान रखने का। लिख लीजिए इसको। जिस क्लॉज में कंजंक्शन होता है, कनेक्टर होता है, कंडीशन उसी में। जिसमें कनेक्टर है, यानी जहां से कनेक्टर होता है, जो कंजंक्शन है, इफ है, अनलेस है, कहीं इफ होगा, कहीं अनलेस होगा, कहीं सपोजिंग दैट होगा, कहीं प्रोवाइडेड होगा। तो जिस जिस क्लॉज में कनेक्टर होता है कंडीशन उसी में होता है। ठीक, ये पहचान, कंडीशन पहचानने का नियम। तो कनेक्टर यहां है तो इसका मतलब कंडीशन इसमें है। ठीक है, इससे पहले कंडीशन नहीं है। तो आई विल गो इफ ही विल कम। अब ये कंडीशन कह रहा है कि अगर वह आ जाए तो मैं जाऊंगा, अगर वह आ जाए तो मैं जाऊंगा। तो ही विल कम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इफ ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ ही कम्स। विल हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कम्स। कि आई विल गो इफ ही कम्स, कि मैं जाऊंगा अगर वो आ जाएगा। अब इसको देखो, उसको वेरिएशंस कैसे होता है। जैसे कहता है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। गाना सुना होगा नहीं, सारे कंडीशनल सेंटेंस ही है। तो तुम अगर साथ देने का वादा करो, इसका मतलब क्या है, हो सकता है सामने वाला साथ देने का वादा ना भी करे, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। लेकिन कंडीशन है कि वो तो हाथ ना पकड़े। कंडीशन फुलफिल होने की संभावना है लेकिन ना पकड़े। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब नहीं भी मिले, कंडीशन नहीं भी मिल सकता है, ये नहीं कि मिलना ही मिलना है। तो आपने कहा आई कैन चेंज द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया बदल सकता हूं। आई के, देखिए क्या गया ना, आई कैन चेंज द वर्ल्ड। अब कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड। बशर्ते, प्रोवाइडेड भी कंडीशन बताते हैं। ये प्रोवाइड क्या, कनेक्टर है। ये प्रोवाइडेड क्या है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है।
इस कंजंक्शन, एक तो प्रोवाइड होता है वर्ब जिसका मतलब होता है देना, ध्यान रखना, एक प्रोवाइड होता है वर्ब जिसका मतलब होता है देना। अब प्रोवाइडेड हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, उस प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की, शर्त यह है कि, यहाँ जो हमने प्रोवाइडेड लिखा है इसका मतलब बशर्ते की, शर्त यह है कि, या अगर, नॉर्मल में यानी अगर का इंग्लिश प्रोवाइडेड भी हो सकता है, शर्त अगर का इंग्लिश प्रोवाइडेड, इफ तो होता ही होता है, अगर का इंग्लिश प्रोवाइडेड भी है। थोड़ा सा प्रोवाइड का मीनिंग थोड़ा सा अगर से ज्यादा अच्छा लगता है ये बोलने में कि शर्त यह है कि, बशर्ते, लेकिन मीनिंग तो वही हुआ, अगर तुम साथ देने का वादा करो बशर्ते कि तुम साथ दो, शर्त यह है कि तुम साथ दो, इस कुछ भी करें बहुत, तो प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते या शर्त यह है कि ये भी होता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आई कैन चेंज द वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू कीप माई कंपनी। कीप कंपनी का मतलब क्या था, क्या साथ देना है, या प्रोवाइडेड यू असिस्ट मी, या प्रोवाइडेड हेल्प मी, या प्रोवाइडेड यू आर विथ मी। तो अब इसको प्रोवाइड के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा ना, इफ यू कीप माई कंपनी, अगर तुम मेरा साथ देते हो, या ये लोग हिंदी जैसा है, इफ यू होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड का मतलब क्या, किसी का हाथ थामना भी हो सकता है, ठीक है, तो होल्ड माई हैंड। तो हमने कहा कि आई कैन चेंज द वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू कीप माई कंपनी, मैं दुनिया बदल सकता हूँ बशर्ते शर्त यह है कि अगर तुम मेरा साथ दो, अगर तुम मेरा साथ दो। तो कहीं भी लिख सकते हैं इसको, किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया ना, यहाँ आई कैन लिख दिया। तो ये नहीं कि आई विल चेंज द वर्ल्ड, ये लिखना कि आई शैल चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया बदल दूंगा। तो जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसमें आपको नो एरर करके आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, स्कैन को सेल बना देते हैं या विल बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, फिर पता मार्क्स कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो फिर चैलेंज भी करता है कि बुक में लिखा है, रेफरेंस देना, तो बुक में ठीक से पढ़िए। या हो सकता है कि आपने कहीं पहले से पढ़ रखा हो, टीचर से पढ़ रखा और उन्होंने ये बात नहीं बताई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बुक में जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, जितने भी अच्छे बुक हैं, सब ने क्या रखा है, वेरिएशन पॉसिबल होता है, वेरिएशन पॉसिबल है। समझ में आ रही बात, वेरिएशन पॉसिबल है। हमने कहा यू कैन सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड, कि तुम सफल हो सकते हो अगर तुम कड़ी मेहनत करो। कोई कहेगा अगर तुम सफल मेहनत करो तो तुम सफल हो सकते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम सफल हो सकते हो, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो आपकी मर्जी, आप कैसे बोलना चाहते हैं, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो सफल हो जाओ, हिंदी आपकी जैसी, मतलब अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे। हिंदी बोलने वाले कई तरह से बोलते हैं, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो कड़ी मेहनत करने पर सफल होगे। कोई कहेगा कि सफल हो सकते हो बशर्ते कड़ी मेहनत करो, कैसे हो सकता है, सफल हो सकते हो बशर्ते कड़ी मेहनत करो। कोई ऐसे भी कहेगा सफल हो जाओगे, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, सफल हो जाओगे। तो ये हिंदी में अपना कंडीशनल सेंटेंस आपके बोलने का अपना तरीका है। अब फिर इस कंडीशनल सेंटेंस में ये तो गारंटी नहीं है कि जो मेहनत करेगा सफल हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। कंडीशन की मेहनत करते रहोगे तो सफल हो जाओगे, सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस। ऐसा नहीं कि मेहनत जो करेगा वो सफल, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे नहीं सफल हो पाते, तो ये कंडीशनल है, ये कंडीशन है कि सफल होने के का एक कंडीशन बनता है कि अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें गलती क्या हो रही है, यू कैन सक्सेड इफ यू विल वर्क हार्ड, तो ये विल नहीं होगा, एग्जाम में बार बार ऐसा करता है, इसलिए मैं बार बार ऐसा लिखता हूँ कि एग्जाम में बार बार ऐसा करेगा। इफ यू वर्क हार्ड, विल कट गया, बात खत्म हो गई, और यहाँ हमने कैन लिखा, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 है। यानी कंडीशन नंबर 1 जो है, कंडीशन नंबर 1 जो है, उसमें जो कंडीशन हम लगाते हैं, हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं कि कंडीशन का टेंस ध्यान दीजिएगा। जो बाहर की चीजें होती है, जो रिजल्ट या आउटकम होता है, उसमें हमेशा वेरिएशन पॉसिबल है। कंडीशन फिक्स है और कंडीशन का जो रिजल्ट है वो, उसमें वेरिएशन हमेशा होता है, उसमें हमेशा चेंज कर सकते हैं, वो जरूरत के हिसाब से, सेंस के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन कंडीशन तो कंडीशन है, तो उसके लिए टेंस सिर्फ फिक्स है, सिर्फ कंडीशन के लिए टेंस फिक्स है, उसके रिजल्ट और आउटकम के लिए फिक्स नहीं है। हालांकि जनरली बुक में लिखा रहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना चाहिए अगर कंडीशन 1 है, रियल कंडीशन है, लेकिन साथ साथ बुक में ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि वेरिएशंस भी पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब में लिखा है कि वेरिएशन पॉसिबल है। अब लेते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन या कंडीशन नंबर 2, इसमें होता है कि कुछ ऐसे कंडीशन की बात करते हैं जो अनरियल है, प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी, नॉट प्रैक्टिकल। नॉट प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, इमेजिनरी का मतलब क्या, काल्पनिक। तो अब यहां जब काल्पनिक की बात करते हैं हम लोग, इस सेंटेंस में जब हम काल्पनिक की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यहां जब हम काल्पनिक की बात करते हैं, यहां जब हम काल्पनिक की बात करते हैं तो हमारा सेंस होता है कि ऐसी चीज जिसके घटित होने की संभावना ही नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसके घटित होने की, जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, जो घटना घट नहीं सकती, इस घटना के होने के चांसेस नहीं है, उस तरह की बात होती है। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं पंख होते तो उड़ाते रहे, तो इसका मतलब पंख होने की संभावना नॉट प्रैक्टिकल, नहीं है, अनरियल। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो अगर भारत का प्रधानमंत्री होता है इसका मतलब यह है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, बस सोच रहा हूं, ये ध्यान रखना, इसलिए मेरे भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना है। अगर कोई प्रयास कर रहा है, एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो इमेजिनरी सेंटेंस उसके लिए नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रहा है, अब वो अगर कह रहा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाता, तो ये उसके लिए इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, ये ध्यान देना, यही समझना है। और अगर कोई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चुनाव से दूर दूर तक, मुझे कुछ है ही नहीं, अब मैं भारत का नागरिक हूँ, 30 साल से मेरी उम्र ज्यादा है, पागल या दिवालिया नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का सहयोग कैंडिडेट थोड़ी हूँ कि मैं बोलूँ कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। समझ आ रही है बात? तो ये तीन ही कंडीशन है, 30 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए आपकी, भारत का नागरिक होना चाहिए, और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना ही कंडीशन है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये बोल कौन रहा है। तो अगर ये राहुल गांधी बोल रहे हैं तो ये इमेजिनरी कंडीशन उसके लिए नहीं है, चाहे आप उसको कितने बेवकूफ समझ रहे हैं। कोई आप लालू यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, तो ये इसके लिए इमेजिनरी कंडीशन, क्योंकि पॉलिटिक्स कर रहा है, जो पॉलिटिक्स में उसके कुछ भी होने की संभावना। अखिलेश यादव कहे कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो वो इमेजिनरी से नहीं बोलेगा। अब बोलेगा तो उसका मतलब उसको ग्रामर डीप होता है। हम और आप बोलेंगे, हम और आप इसलिए बोलेंगे कि हम और आप लोग पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। तो जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसके लिए वो तरीका, इसलिए मैंने कहा था कंडीशनल सेंटेंस को ध्यान से लेना है। ये नहीं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही लिखना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनरी तब है जो सिर्फ कल्पना कर रहा है, जिसके जिसके लिए पूरे होने की कोई संभावना ही नहीं। ठीक है, अनरियल है। तो फिर ऐसे कंडीशन में कोई ऐसी चीज जो बस कल्पना कर रहे हैं, जिसके होने की संभावना नहीं है, तो उसको हम लोग बनाते हैं, कंडीशन को किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के कई स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 से भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन भी हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस में। अब कुछ लोग तो हैड देखते ही उधर क्या करते हैं, वुड हैव लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में भी हैड होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हैड होता है। और एक किया जाता है वर, प्लूरल वर्ब। अब वर का इस्तेमाल कब कर, पास्ट इंडेफिनिट मैंने कब बताया था कि वर का इस्तेमाल कब करते हैं? तो वर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में नाउन हो, एडजेक्टिव हो, यानी शेप हो, साइज हो, मैरिट हो, डिमेरिट हो, कंडीशन हो, तो हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। वर में अब इसमें देखिए प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बस ध्यान रखना है कि और सब में V2 में तो सिंगुलर प्लूरल का कोई केस ही नहीं होता है, हैड में सिंगुलर प्लूरल का केस ही नहीं होता है। लेकिन अगर वाज वर का इस्तेमाल करना है तो कंडीशनल सेंटेंस में ये जो वर आएगा तो ये बताता है कि जो चीज हम कहने जा रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना नहीं है। ये ध्यान रखना कि वर्ड लिखने का, जो वर्ड लिखने का जो प्रावधान होता है वाज की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, उसका मेन रीजन यही दिखाना होता है कि जो हम कह रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर है, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में वाज के बदले, यानी वाज का इस्तेमाल हम नहीं करते, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हम वर का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और वो यही बात दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना नहीं है। अगर हम वाज का इस्तेमाल कर देंगे तो मतलब बदल जाएगा और इसका मतलब होगा
कि वो पूरा होने की संभावना है। समझ आ रही बात? इसलिए वाज नहीं लिखा जाता। वाज लिख देंगे तो उसका मतलब होगा जो आप कह रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना, यानी वो रियल कंडीशन की तरफ चला जाएगा। वो रियल, जैसे कहते हैं इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, मेरे चांस नहीं है बनने के, कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति भाई पंचायत इलेक्शन ही क्यों नहीं लग रहा है, अगर वो कहना चाहता है मैं भारत के प्रधानमंत्री बनने की संभावना, तो कहेगा इफ आई एम। ठीक है, इफ आई एम। वर वो लोग लिखते हैं जिसके जिसके लिए सिर्फ कल्पना है, जिसके लिए रियल नहीं है, जो उसके लिए संभव ही नहीं है, वो लिखते हैं वर। ये समझना है। और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है या इसका जो आउटकम होगा, उसको नॉर्मली आपको बुक में लिखा रहता है वुड प्लस V1 से बनाते हैं नॉर्मली। अब यहां देखिए मैं लिख रहा हूं कि हैड है तो भी वुड प्लस V1, जबकि हैड देखते हैं कि सारे बुक में कई ऐसे लिख देते हैं कि हैड देखते ही वुड हैव, ऐसा नहीं है। हैड देखो, हैड के साथ क्या लिखा वो देखो। हैड के साथ अगर नाउन है तो पास्ट इंडेफिनिट है, फिर आपको वुड प्लस V1 लगाना है। और यहां भी वेरिएशन पॉसिबल है, यहां भी वेरिएशंस पॉसिबल है, यहां भी चेंज हो सकता है। वेरिएशंस यानी अंतर यहां भी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि वेरिएशन मतलब समझ रहे हैं, अंतर यहां भी जरूरी कि वुड ही होता है। यहां भी हो सकता है कुड हो, यहां भी हो सकता है माइड हो, यहां भी हो सकता है शुड हो। वेरिएशन यहां भी पॉसिबल है, कुड भी हो सकता है, माइड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। ये बात हम समझते नहीं है। ठीक है, ये बात हम समझ नहीं पाते, हमें लगता नहीं बस वुड ही होगा। वो सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है, वो सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि कहीं पे हम कहना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर अगर मैं तैर पाता, तो तैर पाना एबिलिटी की बात है, वहां कुड लिखेंगे ना। जहां एबिलिटी ताकत की बात आ रही, संभव, अगर तैर पाता, तो तैर पाता का मतलब क्या कि तैरने की मुझ में अगर क्षमता होती, तो वहां कुड ही तो लिखेंगे। तो जहां एबिलिटी की बात हो रही है वहां कुड कुड लिखेंगे, सीधी सीधी बात है। अभी सेंटेंस में आएगा मैं बताऊंगा। तो जो बेसिक चीज समझना था वो बात क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने बताया कि जो कंडीशंस होता है उसके लिए टेंस फिक्स है। अब हम कंडीशन ये बताना चाहते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर है। जो कंडीशन हम कह रहे हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन बताना है जिसके पूरे होने की संभावना ही नहीं है, तो आप किससे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में जाके बनाएंगे, या तो आप V2 से बनाएंगे या हैड प्लस नाउन से बनाएंगे। अगर आपको वाज वर्ड से बनाने का मतलब है तो फिर वाज का मदद नहीं लेंगे, वर्क का मदद लेंगे। ठीक है, अगर वर्क की सहायता ली जाएगी। अगर हम कुछ ऐसे कंडीशन की बात करें जिसके पूरे होने की संभावना नहीं, यानी इस पास्ट इंडेफिनिट से कंडीशन बना रहे हैं, तो आप सीधा मैसेज सामने वाले को दे रहे हैं कि आपके इस कंडीशन के पूरे होने की संभावना, यानी राहुल गांधी भी अगर पास्ट से बना देंगे तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि वो समझ गए कि मेरे तो पूरे होने, भले मैं राजनीति में, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री बनने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये समझना है। जो जिसने पास्ट का इस्तेमाल किया कंडीशन में, तो वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि इस उस उम्मीद के, उस कंडीशन के पूरे होने की चांस नहीं, हो प्योर काल्पनिक है। और फिर उसका रिजल्ट है, आउटकम है, उसको वुड प्लस भी से बना सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएशन हमेशा पॉसिबल है। अब जरा सेंटेंस बना के देखते हैं। ये सेंटेंस किसी ने कहा पंख होते तो उड़ती, पंख होते तो उड़ाते रहे। अब इसको हम कई तरह से बना सकते हैं। सपोज करो हमको बनाना है वर से, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इफ आई वर अ बर्ड। तो इफ आई और आई वाज अ वर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं? इफ आई एम अ वर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों? मीनिंगलेस होता है, पक्षी होने की मेरी संभावना ही नहीं है। अगर मान लो कुछ ने जादू टोना आपने सीख लिया और आप इंसान से पक्षी हो सकते थे, तो इफ आई एम लिखिए, मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन इंसान के पक्षी होने की संभावना तो है ही नहीं, ये कंडीशन तो पूरा होगा ही नहीं। इसलिए हमने क्या लिखा? इफ आई वर अ बर्ड, क्या होगा? आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। इसी को तो हम ऐसे भी कह सकते थे, पंख होते तो उड़ाते। अगर मैं चिड़िया होती, चिड़िया बनूं, उड़ती फिरूं, ऐसे भी लोग कहते हैं। अगर मैं चिड़िया होती, अगर मैं पक्षी होता, या मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। तो इसको, इस सेम चीज को इसको ऐसे भी कह सकते थे, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ठीक, ये भी तो ठीक, इफ आई हैड, ये हैड लिखा तो जरूरी तो नहीं इसमें वुड हैव लिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल ऐसे बनाते हैं, इच्छा को बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस शुरू करते, इफ नहीं लगाते, ऐसे बनता। एक्सक्लेमेटरी बनाते, वर आई अ बर्ड, काश कि मैं पक्षी होता।
ऐसे बनाते हैं, वर आई अ किंग, काश कि मैं एक राजा होता। कल्पना कर रहे हैं, ऐसे बनाया जाता है, जरूर कि इफ से ही बना, ऐसे ही बनाया जाता है, मार्को एक्सक्लेमेशन लगा दिया। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ कल्पना कि काश मैं राजा होता, काश मैं पक्षी होता, ऐसे कहते हैं। और इसको बोलने वाले फिर इसमें ऐसे बोलते हैं, काश को ऐसे बोलते हैं, आई विश आई वर अ बर्ड, बोलने वाले सब एक ही चीज है। फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, जब यहाँ आई विश लगा दिया तो यहाँ पर क्या लगा दिया, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अगर वर्ड से सेंटेंस शुरू किया, वर्ड से ज्यादा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया था, क्योंकि एक्सक्लेमेशन दिखा रहा था कि काश में पक्षी होता। वर्ड से शुरू किया तो बस चिन्ह चिन्ह का ध्यान रखना कि अगर वर्ड से शुरू करें तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं, आई विश से शुरू कर रहे तो हम लोग क्या फुल स्टॉप लगा दे रहे, क्योंकि फिर एक सेंटेंस की तरह काम करता है। काश में पक्षी होता, काश में राजा होता, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो ये कोई मुश्किल तीर मारने वाली बात, ये हमने कहा इफ आई वर यू आई कुड हेल्प I could help everyone। अब यहाँ could क्यों लिख रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी अगर मैं तुम्हारे हालात में होता, तो मैं सबकी मदद कर सकता था, करता, यानी सामने वाला जो जानबूझ की मदद नहीं कर रहा है। एक तो आप ये बात वुड, ठीक है, वुड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वुड भी अपना सही है, उसे मीनिंग बनता है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफ आई वर आई वुड हेल्प, इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लोगों की मदद करता, ये कह रहे करता, नॉर्मल बात है। और एक है कि आप कहना चाहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं लोगों की मदद कर पाता, यानी आप अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, एबिलिटी कि मैं कर पाता, ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लोगों की मदद कर पाता। इसका मतलब सामने वाले को आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्षमता होने के बाद भी वो मदद नहीं कर रहा है, ऐसा भी कहना चाह सकते हैं। ये सेंस हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कर पाता, यानी आपको इस बात का थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि आप उसकी जगह नहीं और आप कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं तो हो सकता है ऐसा कहना भी, अगर मैं पाता तो मैं तैर पाता, आई कुड विन, ठीक है, आई कुड स्विम, तो कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर, हम बताना चाहते हैं कि मैं एबल होता सकता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद करने में सक्षम होता, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो जरूर कि वुड ही होगा, वुड ही वुड होगा ऐसा। तो जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड ट्रेवल, तो हम कहना चाहते हैं कि पैसे होते तो मैं यात्रा कर पाता, करने में सक्षम होता, ऐसा। एक होता कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं यात्रा करता, नॉर्मल बात है, नॉर्मल, तो आप वुड से बना दीजिए। तो डिपेंड करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे दिल के अंदर भाव क्या चल रहा है, ठीक है। तो इफ आई वर यू आई कुड, ये दोनों, इसलिए वुड हो तो भी ठीक है, कुड हो तो भी ठीक है। और कभी कभी तो सेंटेंस में वुड से ज्यादा कुड की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस से साफ साफ पता चलता है कि क्षमता की बात कर रहे हैं, तो आप वहां कुड लगाइए, ये भी करने को आएगा, वुड की जगह कुड करने की जरूरत पड़ सकती है कई जगह सेंटेंस में, ऐसा भी होता है कंडीशनल सेंटेंस। कहानी समझ में आई कि पास्ट इंडेफिनिट से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करने का मतलब है कि आप जो कंडीशन बता रहे हैं उस कंडीशन के पूरे होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, या वो कंडीशन ऐसा है जो पूरा हो ही नहीं सकता, वो कंडीशन ऐसा है कि जो पूरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड eradicate poverty। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब ये वर की जगह को लिखने वाला बिकेम भी लिख सकता है, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते थे, ये भी पॉसिबल है। बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म हुआ बिकेम, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इराडिकेट, इराडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ERADICAT, इराडिकेट पॉवर्टी। कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं या बन जाऊं तो गरीबी का उन्मूलन कर दूं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं गरीबी का उन्मूलन कर दूं,
ऐसा यही मीनिंग है। या अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता तो मैं भारत गरीबी का उन्मूलन कर देता। इसका मतलब हम बात प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये फ्यूचर की, सब कुछ है पास्ट टेंस में, लेकिन बात हो रही है फ्यूचर की। आप अपने इमेजिनेशन बता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इसका ही मीनिंग भी लिखा, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाता तो गरीबी का उन्मूलन कर देता, या मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो गरीबी का उन्मूलन कर दूं। ऐसे हिंदी लिखना है, हिंदी नहीं लिखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हिंदी लिखना जरूरी है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं, या मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं तो गरीबी का उन्मूलन कर दूं, या अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी का उन्मूलन कर देता। ये बात है इमेजिनेशन की। अब करने का तरीका अलग अलग है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी का उन्मूलन कर देता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं तो गरीबी का उन्मूलन कर दूं, अगर मैं भारत का प्रधान बनूं तो गरीबी का उन्मूलन करूं। तो जैसे आपको बोलना है वैसे बोले। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट बोलने का मतलब क्या है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, ये नॉर्मली हम लोग किसी को सलाह देने के लिए भी करते हैं। ये हमेशा कंडीशनल ही होता है, ऐसा नहीं है। ये सलाह देने के लिए भी यूज किया जाता है इंग्लिश में। दो यानी इफ आई वर यू का दो तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक, सलाह देने के लिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां जाता। अगर तुम्हारी जगह होता है, मैंने सलाह दे रहे हैं कि तुम वहां चले जाओ। कहते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खाना खा लेता, मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी बात मानती। ये कंडीशनल नहीं बता रहे। कभी कभी इसका इस्तेमाल प्योर एडवाइस के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार इसका इस्तेमाल लिखा हुआ ही जाता है और वो प्योर एडवाइस के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा इफ आई वर यू आई वुड हेल्प माई फ्रेंड्स, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दोस्तों की मदद करता। ठीक है, सीधी सीधी बात। आप सिर्फ सलाह दे रहे हैं, यानी उसको आप कहना चाहते तुम अपने दोस्तों की मदद करो। ये हमने कहा इफ आई वर यू आई वुड या आई शुड गो देयर, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां जाता। शुड भी लिख सकते, शुड ज्यादा बेहतर माना जाता है इसमें, वुड से। आई शुड गो देयर, मैं वहां जाता। इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, या आई शुड दे गो देयर, जब तो सलाह देने के लिए। इसमें मतलब आप अपने के लिए क्या, आप उसको कह रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्या कहना चाहता है? तुम्हें वहां जाना चाहिए। ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प माई फ्रेंड्स का मतलब आप कहना चाहते हैं तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। इफ आई वर यू आई शुड रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आप कहना चाहते तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सलाह दे रहे हैं, लेकिन सेंटेंस अपने पे लेते। इफ आई वर यू, क्या इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प, आई वुड नॉट हर्ट एनीवन, इसका मतलब तुम्हें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो ये एडवाइस है, यानी एडवाइस देने का ये बहुत शानदार तरीका है। अगर किसी को कहना कि तुम्हें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते इफ आई वर यू आई वुड नॉट हर्ट एनीवन, तुम्हें किसी को गाली देना नहीं चाहिए। तो हम ये कह सकते इफ आई वर यू आई वुड नॉट अब्यूज एनीवन, आई शुड नॉट अब्यूज वन। ऐसे ऐसे यानी सलाह देने के लिए इफ आई वर यू का इस्तेमाल होता है। ये ध्यान रखना, ये पूरा जो इफ आई वर यू, ये स्ट्रक्चर इफ आई वर, ध्यान रखना है इसका। तो ज्यादा इस पर माथा पची नहीं करना है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेंगे तभी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अभी और है, अभी दो ही कंडीशन हमने किया है, एक तीसरा कंडीशन भी है, फिर मिक्स कंडीशनल भी है, उसको भी बात करेंगे। फिर मतलब एक क्लास अभी इसमें और लगेगा, तब बात बनेगी। मिलते हैं, अपना अपना ख्याल रखिएगा।